हेलो दोस्तों, मैं शिवा सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल कुछ क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग ALP का एक सीरीज स्टार्ट किए थे जिसको डे बाय डे कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आइए समय को ना व्यतीत करते हुए हम अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। आज देखते हैं कि आज का प्रश्न कैसा है और कितना महत्वपूर्ण हम लोग के लिए होने वाला है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न, ठीक है। आज का पहला प्रश्न देखिए कितना बेहतरीन, ये कई पेपरों में आ चुका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। करें गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो गतिज ऊर्जा जो होती है वो होती है किसके बराबर होती है? तो ये होती है हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर होती है, जिसको हम लोग कैनेटिक एनर्जी के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैनेटिक एनर्जी कहते हैं। बात समझ में आया? तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है इस प्रश्न का उत्तर, जो कि लिखा है हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर होती है। अब थोड़ा सा जो गतिज ऊर्जा आया है, तो गतिज ऊर्जा की परिभाषा को भी हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण संचित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में गति के कारण संचित ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। बात समझ में आया? तो जो गतिज ऊर्जा होता है ये क्या होता है कि उसकी गति के कारण उसमें संचित ऊर्जा जो होती है, ठीक है, या निहित ऊर्जा होती है, निहित ऊर्जा को ही हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। बात समझ में आ गया? अब इसके कुछ उदाहरण को देख लेते हैं। किसके उदाहरण? ठीक है, उदाहरण को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला उदाहरण क्या होगा कि जमीन पे, ठीक है, जमीन पर दौड़ता बालक, ठीक है। दूसरा जो एग्जांपल हम ले रहे हैं वो है चलती हुई बस या ट्रेन, ठीक है, ठीक है। जो तीसरा एग्जांपल है बहता हुआ पानी, ठीक है, बहता हुआ पवन मतलब वायु। बात समझ में आ गया? तो बहते हुए पानी में गतिज ऊर्जा होती है और बहते हुए पवन में भी गतिज ऊर्जा होती है। जब जमीन पर लड़का दौड़ता है तो उसमें भी गतिज ऊर्जा होती है। चलती हुई बस या ट्रेन उसमें भी गतिज ऊर्जा होती है। बात समझ में आ गया? तो ये किनेटिक एनर्जी का ये सूत्र है। अब थोड़ा सा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये क्या है ध्यान दीजिएगा कि गतिज ऊर्जा और स्विंग में क्या संबंध होता है। गतिज ऊर्जा और स्विंग में क्या संबंध होता है, तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। गतिज ऊर्जा और स्विंग में क्या संबंध होता है? तो किनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? स्विंग का स्क्वायर बटा 2m, ये होता है। बात समझ में आ गया? ये होता है, ठीक है। गतिज ऊर्जा और स्विंग में संबंध क्या होता है? p स्क्वायर बटा 2m होता है। बात समझ में आ गया? चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, ये कह रहा है यदि हम धावन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 मिलीलीटर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे? तो हम यही देखेंगे, क्या देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये बुदबुदाहट के साथ निकलती है। किसके साथ निकलती है? बुदबुदाहट के साथ निकलती है। बात समझ में आ गया? तो अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं रिएक्शन को, ठीक है। क्या करते हैं? रिएक्शन को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो ये सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला है लेने के लिए। इन दोनों का मिश्रण जब हम लोग करते हैं सोडियम कार्बोनेट, इसी को धवन सोडा भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट को क्या कहा जाता है? धवन सोडा कहा जाता है। ये सोडियम कार्बोनेट है। सूत्र सही लिखिएगा Na2CO3, ठीक है, Na2CO3, ठीक है। ये सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है। इसमें बोला है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पे क्या प्राप्त होता है हमको? तो यहाँ पे हमें प्राप्त क्या होगा कि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल बनेगा लवण का, ठीक है। तो कौन सा लवण? NaCl, ठीक है, प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है, H2O। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे ये रिएक्शन हमें प्राप्त होगा। अब देखिए, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये क्या करता है? बुदबुदाहट के साथ क्या करता है? बुदबुदाहट के साथ निकलता है। तेजी से बुदबुदाहट के साथ क्या होता है? निकलता है।
बुदबुदाहट के साथ ये गैस निकलता है। तो बात समझ में आ गया। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ये ऑप्शन सी में है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलता है। बात समझ में आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये देखिए ये कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन 2-3 सेट में आया हुआ है। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक है। तो देखिए इस सार्वभौमिक जो गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक तो जो होता है इसको हम जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इस जी का जो मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर प्रति केजी स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। बस समझ में आ गया। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये इसका मात्रक। अब ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे दिया हुआ है। तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये गड़बड़ दिया है, तो ये इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये जी जो है ये इसका मान किसने दिया, इसका खोज, इस जी का खोज किसने किया। तो देखिए इस जी का जो मान है, ठीक है, इसका मान जो है, मान इसका हेनरी कैवेंडिश के द्वारा निकाला गया। किसके द्वारा निकाला गया, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा निकाला गया इसके मान। और इसका जी का जो खोज है, ठीक है, मान किसने बताया था, हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश के द्वारा इसके मान का खोज किया। लेकिन जो जी है, जी का खोज, जी, ठीक है, जी का खोज ये थोड़ा सही से कर लीजिएगा। जी का खोज, ठीक है, जी का खोज न्यूटन के द्वारा किया गया, ठीक है। जी का खोज न्यूटन के द्वारा और जी के मान का निर्धारण हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया। बात समझ में आ गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं कि जो ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये क्या होता है, इस सबसे, ठीक है, प्रकृति में सबसे कमजोर बल है, प्रकृति में सबसे कमजोर बल होता है। और ये सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। एक ऐसा होता है आकर्षण प्रकृति का होता है। सदैव क्या होता है, सदैव आकर्षण प्रकृति का ये होता है। बात समझ में आया। ये सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। और दूसरी बात क्या होता है, प्रकृति में सबसे कमजोर बल होता है। प्रकृति में सबसे कमजोर बल होता है कौन, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। बात समझ में आ गया। यहां से हम लोग इतने फैक्ट को समझे, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये देखिए कह रहा है भार का इकाई एसआई में क्या है, ठीक है। तो भार का जो यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का उत्तर न्यूटन को यन से डिनोट किया जाता है। ये किलोग्राम है, इसको केजी से डिनोट किया जाता है। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस प्रश्न का उत्तर हम लोग जान गए क्या, कि भार का इकाई एसआई मात्रक क्या है, तो न्यूटन है। बस समझ में आ गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग कुछ और एसआई इकाइयों को जानेंगे, ठीक है। क्या जानेंगे कि जैसे क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। वर्ग मीटर भी इसको कहा जाता है। आयतन का मात्रक क्या होता है, आयतन का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर क्यूब या घन मीटर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मीटर का समझ गए, आयतन का समझ गए। अब इसके बाद हम लोग किसका समझेंगे, संवेग का। किसका, संवेग का मात्रक क्या होता है, तो संवेग का मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड। अब बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक देखिए यहाँ पे क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये बल का मात्रक होता है। बात समझ में आ गया, केजी मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, आयतन का मीटर क्यूब, संवेग का केजी मीटर प्रति सेकेंड, बल का केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देखेंगे घनत्व का मात्रक क्या होता है। घनत्व का मात्रक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, केजी प्रति मीटर क्यूब, ठीक है, केजी प्रति मीटर क्यूब। ये बात ध्यान दीजिएगा, केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। अब यहाँ पे देखते हैं चाल का मात्रक क्या होता है, मात्रक प्रति सेकेंड, ठीक है। वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे त्वरण का मात्रक क्या होता है,
त्वरण का जो मात्रक होता है ये क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आ गया। अब पराध्वनिक गति का मात्रक क्या होता है, मैक होता है। क्या होता है, मैक। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं विद्युत आवेश का, किसका, विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है ये क्या होता है, कूलम्ब होता है। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराडे। ठीक है, इस तरह से इस मात्रकों को भी हम लोग डिस्कस कर लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न देखिए क्या है, कह रहा है निम्न में से कौन सा यौन, ठीक, यौन और अलैंगिक दोनों रूपों में उत्पन्न होता है। तो देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर है ये ऑप्शन डी। ठीक है, इस प्रश्न का जो उत्तर है ये ऑप्शन डी करेक्ट होने वाला है। क्या है ऑप्शन, देखिए ये ऑप्शन सही नहीं दिया है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये ऑप्शन उलट फेर करके दिया हुआ है। इसमें ऑप्शन जो ए है ये करेक्ट है। इसमें क्या है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, जो कि नीचे दिया हुआ है। देखिए ए बी सी डी, ठीक है, इधर उधर दिया है। तो इसमें आपको घबराना नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, हाइड्रा जो है ये क्या करता है, यौन और अलैंगिक दोनों रूपों में क्या करता है, प्रजनन करता है। समझ में आ गया। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि हाइड्रा। अब थोड़ा सा हाइड्रा आया है तो इसके बारे में समझते हैं कि जो हाइड्रा होता है ये किस संघ का जीव है। तो ये सिलिंट्रेट्रा संघ का जीव है। सिलिंट्रेट्रा जो होता है ये निडेरिया भी इसे कहा जाता है। जो सिलिंट्रेट्रा जो होता है संघ, ये इसको निडेरिया संघ भी कहा जाता है। बात समझ में आ गया। तो इसको निडेरिया भी कहा जाता है। बात समझ में आ गया। जो ये हाइड्रा होता है ना, इसमें रुधिर नहीं होता है, लेकिन इसमें श्वसन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, इस हाइड्रा जो जीव होता है इसमें क्या होता है कि रुधिर नहीं होते हैं, रक्त नहीं होते हैं, लेकिन ये श्वसन करते हैं। ठीक है, बात समझ में आया, हाइड्रा। तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, ये देखिए कार्बन का एक अपर रूप नहीं है। कार्बन का एक अपर रूप नहीं है, ये क्या है, ध्यान दीजिए, कार्बन का एक अपर रूप नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न दिया है इसमें हम लोग चेक कर लेते हैं कार्बन के अपर रूपों को। तो बकमिनिस्टर फ्लोरीन ये कार्बन का अपर रूप है। ठीक, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो कि क्या है, ये कार्बन का अपर रूप नहीं है। ये क्या है, कार्बन का अपर रूप नहीं है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। कार्बन का अपर रूप नहीं है, लेकिन हीरा और ग्रेफाइट और बकमिनिस्टर फ्लोरीन जो होते हैं ये तीनों कार्बन के अपर रूप होते हैं। समझ में आ गया। और कार्बन जो होता है, कार्बन को C से डिनोट करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक जो होता है ये क्या होता है, 6 होता है। इसका परमाणु भार क्या होता है, 12 होता है। बात समझ में आ गया। तो यहाँ से इस प्रश्न का हम लोग क्या किए, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को समझे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, ये कह रहा है कि यदि एक पौधे का जीनोटाइप TT R है तो फेनोटाइप क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न के अनुसार हम लोग जानते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ये क्या होगा, बौना और गोल होगा। क्या होगा, बौना और गोल होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये देखिए, यदि कोई अवतल दर्पण पर आपतन का कोण 30 डिग्री हो तो परिवर्तन, ये देखिए लिखा है परावर्तित होगा। यहाँ पे क्या होगा, परावर्तित कोण, परावर्तित कोण का मान क्या होगा। तो यहाँ पे समझते हैं, परावर्तन के नियम के अनुसार से प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए ये क्या है, हमारे पास एक समतल दर्पण है, इस पे एक आपतित किरण आती है। ठीक, और यहाँ से क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। अब बीच में क्या होता है, हमारे पास अविलंब होता है। ठीक है, तो देखिए ये आपतन कोण है, ये आपतन किरण, आपतन क्या है, किरण है। आपतन ये किरण है, ये आपतन किरण यहां आई, अब यहां से टकराकर वापस
तो थोड़ा देखिए यहाँ पे समझ रहे थे हम लोग क्या कि आप ये जो हमारा आपतित किरण है, ठीक है, ये यहां से आके समतल से टकरा के परावर्तन परावर्तन किरण, ठीक है, परावर्तित किरण, ठीक है। अब समझ में आ गया। अब देखिए जो ये आपतित किरण था, ठीक, इसके अभिलंब और आपतित आपतित किरण के बीच जो बनेगा वो क्या बनेगा, आपतन कोण बनेगा। क्या बनेगा, आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक है, ये है हमारा आपतन कोण, ठीक है। तो ये आपतन कोण कितने डिग्री का दिया है, 30 डिग्री। अब इधर जो बनेगा इधर, ठीक है, तो अभिलंब और परावर्तन कोण के बीच, ठीक है, परावर्तन किरण के बीच क्या होगा, ये बनेगा परावर्तन ये परावर्तित या परावर्तन कोण बनेगा, ठीक है, परावर्तन कोण। तो ये परावर्तन कोण कितने का बनेगा, 30 डिग्री का, ए बी बनेगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं थी, ये डायरेक्ट रिलेटेड था परावर्तन के नियम से, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आपतित किरण आती है, परावर्तित होकर चली जाती है, ठीक। तो जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण बनता है, और अभिलंब और परावर्तन किरण के बीच परावर्तन कोण बनता है। बस समझ में आ गया। तो इसमें ये इतना इंपॉर्टेंट बात था जिसके माध्यम से हम लोग इस प्रश्न का उत्तर समझे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये देखिए, ये अगला प्रश्न है, ठीक है। ये अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो ये विटामिन के के कारण क्या होता है, अत्यधिक क्या होता है, खून बहने लगता है। इसका रासायनिक जो नाम है फिलक्यूनोन है, ठीक है, क्या है, फिलक्यूनोन इसका रासायनिक नाम है विटामिन के का। बात समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ विटामिन ए दिया है तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। विटामिन बी दिया है, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, थायमीन, ठीक है। अब ये विटामिन सी दिया है, इसको स्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है, ठीक है। अब विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, क्या है, रतौंधी, ठीक है। क्या है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग क्या है, रतौंधी। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग क्या है, थायमीन। बात समझ में आ गया। बेरी, ठीक है, सॉरी, बेरी, ठीक है। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, बेरी। आप विटामिन ए से रतौंधी याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे। लोहा जो कि गुड़ में कोबाल्ट और निकिल, ये निकिल नहीं है, निकिल है, ये क्या है, निकिल, ठीक है, निकिल का प्रतीक जो होता है यन आई होता है। कोबाल्ट क्या होता है, सीओ होता है, ठीक है, सीओ ये निकिल यन आई, ठीक है। बात समझिएगा, ठीक है। जैसा होता है इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया जिसकी कमियों में से एक था। तो ये किसकी कमी थी, ये न्यूलैंड की कमी थी, ठीक। न्यूलैंड ने कोबाल्ट और निकिल से दूर फेरस को रख दिया था, ठीक है। किसको रख दिया था, फेरस। तो इस ऑप्शन में देखते हैं न्यूलैंड का ऑक्टेव जो नियम था इसमें ये कमी था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। अब थोड़ा सा न्यूलैंड जी के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है। न्यूलैंड ने क्या नियम दिया था, अष्टक नियम दिया था। और जिस समय इन्होंने ये नियम दिया था उस समय ज्ञात तत्व कितने थे, 56 थे। कितने थे, 56 थे, ठीक है। इनके नियम का क्या नाम था, इनके नियम का नाम था अष्टक नियम, ठीक है। क्या नाम था, अष्टक नियम, ठीक है। और इन्होंने एक और खास बात में बताया था कि देखिए क्या होता है, डोबराइनर, मेंडलीव और न्यूलैंड, इन तीनों वैज्ञानिकों के द्वारा परमाणु द्रव्यमान के आधार पे तत्वों को रखा गया था। किसके आधार पे, परमाणु द्रव्यमान के आधार पे तत्वों को रखा गया। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किया, मतलब बनाया, उस समय उन्होंने थोड़ा सा ध्यान दिया। क्या ध्यान दिया, परमाणु क्रमांक को सुधार दिया और जिसके आधार पे उन्होंने आवर्त सारणी का निर्माण कर दिया और बेहतरीन आवर्त सारणी बना दिया। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये देखिए, ये कह रहा है प्रश्न कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है। तो ऐसा किसके कारण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है। किसके कारण होता है,
कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। ऑप्शन ए सही है इस प्रश्न का उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, देखिए ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो जीवाश्मों से ऊर्जा, ये क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, जीवाश्मों से ऊर्जा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए कह रहा है कि, ये देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न है, y का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना है? y का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना है? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1.0003। ठीक है, ये y का निरपेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा। अब निरपेक्ष अपवर्तनांक आया है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का हम लोग सूत्र समझ लेते